सबसे पहला मुद्दा भारत के जी साथ सटी हुई सीमा है पाकिस्तान की। और अब जी खबर यह है कि ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान को इतना डर लग रहा है कि उसने नोटम जारी कर दिया है। जी। देखिए ये जी, ये कहानी शुरू होती है, पहले हमें सर्कट्रिक के क्षेत्र को समझना चाहिए। जब देशों का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो ये सर्कट्रिक और रान ऑफ कच्छ, ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जो डिस्प्यूटेड माने जाते थे। रान और कच्छ वाला हमने डिस्प्यूट सेटल किया। पाकिस्तान ने कभी भी सर्कट्रिक वाला जो डिस्प्यूट है ये सेटल नहीं किया। कारण क्या है? जी सक्रिय के दो तीन कारण है। पहला कारण है कि ये एक मार्शी लैंड है। जब समुद्र का पानी उठता है हाई टाइड में, तो यहाँ पानी भर जाता है। जब लो टाइड होती है तो यहाँ दलदल सी बन जाती है या स्वयं बन जाता है, जी जिसे हम कहते हैं। पहली बात। अब ये जो रूट है, ये आतंकवाद के लिए, ड्रग तस्करी के लिए और अन्य आपराधिक एक्टिविटियों के लिए ये रूट बड़ा सक्रिय माना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, यहां इस क्षेत्र में ऑयल और गैस के बहुत बड़े जखीरे माने जाते हैं जो निकल सकते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान इसको सेटल करना नहीं चाहता था। तीसरी बात, दाऊद इब्राहिम का काफी जो स्मगलिंग का माल आता था मोदी जी के आने के ठीक बाद तक, इस एरिया से आता था। फिर मोदी जी ने यहाँ एक एयरपोर्ट बनवाया इस बिल्कुल कोने पे। और जी जब वो एयरपोर्ट बना तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे मिडिल ईस्ट तक हड़कंप मच गई। भाई 100 किलोमीटर दूर कौन एयरपोर्ट बनाता? तो मैंने एक टीवी चैनल पे था, तो मैंने कहा भाई ये तो व्यवस्था करनी है ना, जो स्मगलिंग वमगलिंग पाकिस्तानी करवा रहे, इसको रोकने के लिए करना था। मिलिट्री पर्पज से एयरपोर्ट 100 किलोमीटर दूर नहीं बनाए जाते। वो जो एयरपोर्ट बना था खास तस्करी, स्मगलिंग और ड्रग्स की जो आवन जावन होती थी उसको रोकने के लिए बना था। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जी, मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन। मान लीजिए ये आपका क्षेत्र है, सरक्रीक यहां तक आता है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से अगर मैं कहता हूं कि मेरा क्षेत्र यही है, तो सरक्रीक में छोड़ देता हूं। अगर सरक्रीक यहां है, यहां से 200 मील तक मेरा मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन है। जी यानी जिसमें तेल, मछली, मिनरल्स जो भी है वो मेरे हैं। अगर भारत ये एरिया छोड़ दे तो हमारा मैरीटाइम जोन श्रिंक होता है और पाकिस्तान का बढ़ता है। तो किसी भी विषय में मैरीटाइम जोन हम अपना खत्म नहीं कर सकते क्योंकि क्षेत्र हमारा है। अब ये सारी तैयारियां चल रही थी। पांचवा और मेन कारण, तो ये चार कारण, पांचवा कारण है जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी। देखिए ये रिलायंस की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। लगभग दुनिया का 5% क्रूड, 5% दुनिया का क्रूड जामनगर में रिफाइन होता है। जी इसकी कहानी शुरू हुई थी 5-8 साल पहले, जब सऊदियों ने पेशकश की अंबानी जी को कि जी हम आप इसमें 15-20 बिलियन डॉलर देके कुछ 10-20% स्टेक लेना चाहते हैं। जी बात शुरू हुई, पर अंबानी जी को कुछ समझ आ गया। बड़े, अब जानते हैं, बड़े समझदार बिजनेसमैन है और कुछ मुझे लगता है किसी ने कुछ समझा भी दिया, जहां से भी जिसको जो समझाना था। हम्म तो ये कैंसिल हो गई। आप समझ रहे हो इशारा कहाँ की तरफ, डील कैंसिल हो गई। अंबानी जी ने कहा भाई जो वैल्यूएशन है आप कम बता रहे हो, इतने पे हम इतना स्टेक नहीं दे सकते, डील कैंसिल हो गई। जी तो ये कहीं ना कहीं सऊदियों को और अमेरिका कौन कौन हो गई, मिर्ची लगी। फिर आया रूसी तेल का दौर, और तब ये रिफाइनरी एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरी है। इनकी नहीं, आईओसीएल, बीपीसीएल, सबकी रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी जी भी एक बिल्कुल। बड़ी शक्ति बन के उभरी है। पाकिस्तान को ये रिफाइनरी बहुत खलती है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम ये रिफाइनरी को बर्बाद कर दे तो भारत की कमर पे, आर्थिक व्यवस्था पे, भारत की पीठ पे हम एक बहुत बड़ा वार कर सकते हैं। दूसरी बात, अब फिर ये रिफाइनरी डोनाल्ड ट्रंप को भी खलने लगी। क्यों? इस रिफाइनरी से ही एक काफी मात्रा में तेल, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो दुनिया की मार्केटों में जाने लगा। अब हम्म रिलायंस ने क्या, अगले अंबानी जी ने अपने काफी बिजनेस बढ़ा लिए, इंश्योरेंस में, दाएं बाएं 25 तरह के बिजनेसों में। जियो उनका सबसे बड़ा जी बिजनेस है। अब ये भी इनको समझ आ गया यार, ये भाई पेट्रोलियम पे भी डिपेंडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका को ये रिफाइनरी खटकती है, और ये रिफाइनरी इनके हिटिंग रेंज में है। अगर आप अब सरफेस टू एयर मिसाइल या कुछ भेजेंगे, हम उसको इंटरसेप्ट कर देंगे। हमारे पास आकाश तीर है। सर क्रीक का रास्ता ऐसा है जिससे इनका इरादा था कि जब हाई टाइड हो हम चुपचाप बैठेंगे, लो टाइड हो एकदम हमला कर देंगे, ताकि भारत तैयार नहीं होगा। और कुछ ना कुछ इनके दिमाग में विध्वंसकारी आइडियाज थे, और ये रिफाइनरी भी उनमें से एक है। हम्म केवल रिफाइनरी को लेके नहीं, रिफाइनरी भी उनमें से एक है। जी अब हमने क्या देखा साहब? हमने देखा इन्होंने वहां HQ-9 लगा दिया, चाइनीज रडार। हमने देखा सरफेस टू एयर मिसाइल लगा ली। हमने देखा मिलिट्री के बंकर बना दिए। हमने देखा हेलीपैड बनाए। ये सब सैटेलाइट इमेजरी से, जो हमारे मिलिट्री सैटेलाइट उन्होंने देखा। तो हमने उनको कहा भैया ये सब काहे को, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तुम ये मिलिट्री का जमावड़ा क्यों कर रहे हो? तो पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। पहले इनको चेतावनी दी राजनाथ सिंह जी ने, बोला याद रखो सरक्रीक से लाहौर और इस्लामाबाद बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है, और तुम्हारा ग्वादर भी बहुत करीब है।
मतलब सर्किट के रास्ते हम पाकिस्तान घुस सकते हैं। लास्ट टाइम तो हम आ गए थे वापस, नेहरू का टाइम था वापस आ गए, अब की बार मोदी का टाइम है जी। वापस नहीं आए। तो ये जरा घबरा गए। फिर याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले दीपावली का अवसर था, मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत से इनको धमकी दी। अब यश जी, पाकिस्तान की अखिलेश हिल कह जैसे ना कमजोरी है नेवी। पाकिस्तान की नेवी को निकम्मी माना जाता। पाकिस्तान की नेवी मान लीजिए मछुआरों का गैंग है, अगर मैं आपको बताऊं, उनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है। हमारी नेवी का 100th उनके पास ताकत नहीं है। हम्म। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है नेवी। और पाकिस्तान जिस वेंटिलेटर पे चलता है उसमें एक पाइप है जिसका नाम है कराची। अगर आप कराची का पोर्ट आज ब्लॉक कर दो, जी। पाकिस्तान खत्म। जबकि पाकिस्तान कहता है अगर आपने मेरा कराची का पोर्ट डिक्लेयर कर दिया, मैं इसको एक कंट्री पे बहुत बड़ा आघात मानूंगा। अगर आपने केवल ब्लॉकेट कर दिया, नहीं पोर्ट ध्वस्त कर दिया, ब्लॉकेट कर लिया। जी। अब तो भारत में अगर आप पिछले 5 साल से देखिए जी, आप और मैं, रोज समाचार किसका था? 2 सबमरीन लॉन्च कर दिए जी भारत ने, बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर लॉन्च कर दिया, क्रेवेट लॉन्च कर दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर एक दो लॉन्च कर दिए, एक बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब से मोदी जी आए हैं, नेवी पे जो ध्यान था ना वो बहुत बढ़ गया है। अभी हमारे वाइस एडमिरल साहब का एक स्टेटमेंट आया है जो अभी भी बने हैं। उन्होंने कहा कि जी अब हम पूरे जो इस क्षेत्र की नेवी है उनको हम मजबूत करें। क्यों? अब ये जो पूरा इंडियन ओशन है इसे हम अपना क्षेत्र मानते हैं, इसे हम अपने वर्चस्व का केंद्र मानते हैं कि इंडियन ओशन में कुछ भी काम कर रहा हो आप हमारे थ्रू जाइए, हम यहाँ बड़े भाई हैं, हम बताएंगे क्या करना। और उसके लिए हमने कैपेबिलिटी डिक्लेयर कर दी। तो पाकिस्तान में ये डर तो था ही। और फिर हमने नोटैम जारी कर दिया। नोटैम हमने जारी किया है यश जी 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, यानी कि जी। 11 दिन का नोटैम, और बहुत बड़े क्षेत्र का नोटैम। यूजुअली अगर आप नोटैम्स की हिस्ट्री में जाए, 1 दिन 2 दिन 1.5 दिन का नोटैम होता है। इतना बड़ा नोटैम आज तक दुनिया में इतने बड़े क्षेत्र में किसी ने जारी नहीं किया। और विडंबना ऐसी है कि 30 अक्टूबर से यानी कि 11 तक हमने नोटा 10-11 दिन का नोटैम जारी किया। ऑपरेशन त्रिशूल जो है इसमें तीनों सर्विसेज अपना जौहर दिखाएंगी, पूरी तैयारी करी, फुल मतलब कहते हैं फुल ब्लास्ट रिहर्सल। और पाकिस्तान में खबरें ये चल रही है जी कि 11 नवंबर को भारत हमला करने वाला है। ये इससे पहले चल रही थी, अब अकस्मात है, प्रभु की अनुकंपा है, महाकाल का आशीर्वाद है, पता नहीं क्या है। नोटैम 10 तारीख को खत्म हो रहा है और पाकिस्तान की मीडिया आप ट्रैक करेंगे, अरे 11 को भारत हमला करेगा। और हमला कहां से करेगा? समुद्र के रूट से। पाकिस्तान की गिग्गी बंद हो गई। मुल्ला मुनीर तो कहीं दुपक गया और इसने रावलपिंडी में मीटिंग बुलाई। हाल फिर करा अब क्या करें, क्योंकि देखिए कमजोरी नेवी है। भारत की नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान। जी। इनफैक्ट ये कहा जाता है, भारत की नेवी जो अभी नेटो की नेवी से ऊपर है, ट्रू ब्लू वाटर नेवी है, जो पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल। अब चाइना मदद के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि चाइना अगर यहां आएगा तो साउथ चाइना से उनका वैकेंट हो जाएगा, उनकी दिक्कत है। तो अगर नेवी से तोड़ना है यश जी, पाकिस्तान को आप दिनों में तोड़ सकते हैं। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे डीजीएमओ नेवी प्रमोद सर ने कहा था अगर हमें आदेश मिले वी कुड हैव ब्रोकन पाकिस्तान इनटू टू, आप आदेश करें। पर तब आदेश नहीं था, तैयारी अब है। अब ये मुल्ला मुनीर और उसका गैंग समझ तो क्या भारत कुछ करना चाहता है। देखिए अगर आप उनके सरहद से करीब करीब 80-90 किलोमीटर दूर हो और इतना बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करे, तो उन्होंने क्या अपने जेट डिप्लॉय कर दिए, चीनी जेट चले ना चले, कुछ मिसाइल डिप्लॉय कर लिए, कुछ ये कर लिया। इनकी पाकिस्तान ने पूरी शक्ति इस क्षेत्र में लगा दी है। यानी कि जो उन पे डर है कि कभी भी भारत हमला कर सकता है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ चीजों में दम जरूर है। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एक स्ट्रेटजी है मेरे भाई, इनको हमेशा डरा के रखो। आपके जैसलमेर में जहाज उड़ते हैं और जोधपुर आते हैं, पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाता है। हमारी नेवी इंडियन ओशन में एक्सरसाइज करती है, पाकिस्तान को जेट डिप्लॉय करने पड़ते हैं, मिसाइलें डिप्लॉय करनी पड़ती है, रावलपिंडी में मीटिंग होती है। ये जो डर है ना, ये डर हम चाहते थे इनके दिल दिमाग इनकी रूह में इनकी हड्डियों में घुस जाए। कहते हैं बंदूक से आप एक आदमी को मार सकते पर बंदूक से 1000 को जरूर डरा सकते हो। जी। हम ये डर कि कब आएगा भारत, कब मार डालेगा भारत, कब मोदी जी ने एक इशारा कर दिया पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, हम चाहते हैं ये मुल्ला मुनीर और ये जहादी पाकिस्तानी इस डर में जिए और तिल तिल के रोज मरते रहे। मौत आ जाएगी, कल आएगी, कहां से आएगी, कब आएगी। और ये त्रिशूल, और देखिए यश जी, त्रिशूल महादेव का शस्त्र है। अगर हमने त्रिशूल नाम दिया है तो महादेव की महिमा का सवाल है। लास्ट टाइम हमने ऑपरेशन महादेव किया था, जितने ने भी जिहादियों ने ये पहलगाम वाला कांड किया था सबको मौत के घाट उतार दिया था। तब ऑपरेशन महादेव, अब तो ऑपरेशन त्रिशूल। ये पाकिस्तान को मैं बताऊंगा तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हें मुल्ला मुनीर रास्ते अभी भी मौका है, अपना जो भी सोना डॉलर वॉलर है प्राइवेट जहाज पकड़ो, निकलो। क्योंकि अगर मोदी जी ने एक इशारा कर दिया, भागने की जगह भी नहीं मिलेगी ना व्यवस्था।